नमस्कार दोस्तों, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पार्ट 2 की इस मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले ही पार्ट 1 की मैराथन क्लास आई थी, जिसमें हमने सेल्स, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम को कवर किया था। और इस पार्ट में आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र को करेंगे। उम्मीद है आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, इसीलिए वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। पिछले वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा और ये एग्जाम आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। इस सिस्टम से जुड़े हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी प्राथमिक श्वसन मांसपेशी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल? तो इसके ऑप्शन है डायाफ्राम, ट्रांसवर्स थोरसिस, लेवाटोरस, कास्टोरम, इरेक्टर स्पाइनल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी मांसपेशी श्वसन मांसपेशी नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इरेक्टर स्पाइनल। इरेक्टर स्पाइनल श्वसन मांसपेशी नहीं है। डायाफ्राम, ट्रांसवर्स थोरसिस, लेवेट्रोस्कर्टियम, ये तीनों ही मांसपेशियां थोरेसिक कैविटी में पाई जाती हैं, यानी चेस्ट में पाई जाती है, और ये तीनों ही श्वसन में पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट, फेफड़े को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कवरिंग ऑफ कवर्स द लंग्स कॉल्ड? तो इसके ऑप्शन है पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, प्लूरा या पेरिटोनियम। तो फेफड़े को के ऊपर जो कवर होता है उसको क्या कहते हैं, यानी उसको कवरिंग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लूरा। फेफड़े को ढकने वाले आवरण को प्लूरा कहते हैं। यह एक मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट, एक राहत कार्यकर्ता द्वारा एक वयस्क को सीपीआर छाती पर दबाव किस दर पर प्रति मिनट दिया जाता है? एन एडल्ट वाज गिवन सीपीआर बाय अ रिलीफ वर्कर एट व्हाट रेट इज द प्रेशर ऑन द चेस्ट गिवन पर मिनट? तो इसके ऑप्शन है 60, 80, 100 या 40। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 100। एक राहत कार्यकर्ता द्वारा एक वयस्क को सीपीआर छाती पर दबाव 100 से 120 पर मिनट की दर से दिया जाता है। नेक्स्ट, बलकृत महत्वपूर्ण क्षमता को 1 सेकंड में निष्कासित की जा सकती है कहलाती है। द फोर्सफुल वाइटल एबिलिटी विच कैन बी एक्सेल्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन अधिकतम स्वैच्छिक संवर्तन, बलकृत निःश्वसन आयतन, फुसफुस क्षमता, प्रकार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता। तो आपको बताना है वह बलकृत क्षमता कौन सी होती है जिसमें 1 सेकंड में निःश्वसन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बलकृत निःश्वसन आयतन, फोर्स्ड एक्सपायरेशन वॉल्यूम। नेक्स्ट, वसा पॉलीमेट्रिक एसिड के लिए श्वसन विनिमय अनुपात है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो फॉर द फैट पैलोमेट्रिक एसिड इज। देखिए यहाँ वसा का मतलब पैलोमेट्रिक एसिड से है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है 0.55, 0.60, 0.70 या 0.80। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 0.70। वसा के लिए श्वसन विनिमय अनुपात यानी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो फॉर फैट 0.70 होता है। और ये होता क्या है, यानी ये RER रेस्पिरेशन एक्सचेंज रेशियो ये होता क्या है? तो ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है उसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है उसका अनुपात, उसका रेशियो, वही कहलाता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। नेक्स्ट, श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? वेयर डू गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो इसके ऑप्शन है कैपिलरी, पल्मोनरी, एल्वुलाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है? तो ये होता है एल्वुलाई में, यानी ऑप्शन सी सही होगा। श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान एल्वुलाई में होता है। ये फेफड़े के अंदर पाई जाने वाली एक संरचना होती है जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है। यहाँ ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ब्लड में O2 यानी ऑक्सीजन घुलती है। नेक्स्ट, फेफड़ों की क्षमता को साधारणतया मापा जाता है। हाउ इज लंग कैपेसिटी जनरली मेजर्ड? इसके ऑप्शन है बैरोमीटर से, थर्मामीटर से, स्पायरोमीटर से या एनीमोमीटर से। तो फेफड़ों की क्षमता को मापने के लिए
कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पायरोमीटर। फेफड़ों की क्षमता मापने के लिए स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नाक, ग्रसनी, श्वसन यंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई और फेफड़े ऐसे अंग हैं जो तंत्र से जुड़े हैं। द नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड लंग्स आर द ऑर्गन्स दैट आर यू कनेक्टेड टू द सिस्टम। तो आपको बताना है ये जो ऑर्गन है ये किस यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो इसके ऑप्शन श्वसन, पाचन, उत्सर्गी या अंतःस्रावी। तो ये जितने भी ऑर्गन्स के नाम यहाँ दिए गए हैं ये सारे ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। मनुष्य द्वारा नाक के थ्रू वायु यानी हवा ली जाती है जो ग्रसनी, स्वर यंत्र और श्वास नली के द्वारा ब्रोंकाई में पहुंचती है और ब्रोंकाई से होते हुए वो फेफड़ों में एल्वुलाई में जाती है जहां वो गैसें एक्सचेंज होता है और उसके बाद वहीं से जो यूज्ड वॉल्यूम होती है वो नाक के थ्रू ही बाहर आ जाती है। तो ये सारे अंग रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हैं। नेक्स्ट, विश्राम परिस्थितियों में प्रत्येक सांस के साथ फेफड़ों में लगभग कितनी हवा अंदर और बाहर जाती है? अंडर रेस्टिंग कंडीशंस अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच एयर गोज इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ईच ब्रीथ। तो इसके ऑप्शन हैं 400 ml, 500 ml, 600 ml या 650 ml। तो जब हम विश्राम यानी रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो पर ब्रीथ के साथ कितनी हवा अंदर बाहर होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 500 ml। जब हम विश्राम स्थिति में होते हैं यानी रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तब 500 ml यानी 500 मिलीलीटर हवा अंदर और बाहर होती है। नेक्स्ट, फेफड़ों में वायु कोश किस ऊतक के बने होते हैं? विच टिश्यू और द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स मेड ऑफ। तो इसके ऑप्शन है पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक या संयोजी ऊतक। तो एल्वुलाई जो होते हैं फेफड़ों के अंदर वो किस ऊतक के बने होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपकला ऊतक। फेफड़ों के वायुकोश एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक के बने होते हैं। नेक्स्ट, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव, द प्रेशर इनसाइड आवर लंग्स व्हाइल ब्रीदिंग। तो आपको बताना है श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर के दबाव पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके ऑप्शन है पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, घटता है, बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घटता है। श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव घटता यानी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, एरोबिक व्यायाम मांसपेशियों को अधिक देता है। एरोबिक एक्सरसाइज गिव मोर टू द मसल्स। तो इसके ऑप्शन है ऑक्सीजन, लोचशीलता, कैलोरी या जल। तो एरोबिक व्यायाम में मांसपेशियों को क्या ज्यादा मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। एरोबिक व्यायाम में मांसपेशियों को ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्लूरा द्वारा ढका रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कवर्ड बाय प्लूरा। तो इसके ऑप्शन है हृदय, गुर्दा, उदर या फेफड़ा। अभी देखिए शायद पहले या दूसरे क्वेश्चन में हमने बताया था कि लंग्स किससे ढके रहते हैं, तो वहां पे प्लूरा उसका आंसर था ना, तो सेम उसी को उल्टा करके पूछ लिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फेफड़े यानी लंग्स। प्लूरा के द्वारा लंग्स ढके रहते हैं। नेक्स्ट, अधिक से अधिक श्वास बाहर निकलने के उपरांत फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा को कहते हैं। What is the amount of air left in the lungs after the maximum amount of exhalation? तो इसके ऑप्शन है टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जब ज्यादा से ज्यादा सांस बाहर निकल जाती है तो फेफड़ों में जो हवा बचती है वो क्या होती है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेजिडुअल वॉल्यूम। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकलने के उपरांत फेफड़ों में बची हवा रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। चलिए यहाँ पे मैं और भी चीज आपको बताता हूँ। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो एक बार इनहेल या एक बार एक्सेल करने पर जो हवा बाहर निकलती है या अंदर आती है उसकी मात्रा को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है बाह्य श्वसन के पश्चात बलपूर्वक अंतः श्वसन। ठीक, एक बार बाह्य श्वसन हो गया उसके बाद हम बलपूर्वक कितना अंतः श्वसन कर सकते हैं वो होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट, टाइडल वॉल्यूम होता है। व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम?
तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो 1/10 पूर्ण फुसफुस वॉल्यूम, 1/15 पूर्ण फुफ्फुस वॉल्यूम, 1/5 पूर्ण फुफ्फुस वॉल्यूम, 1/20 पूर्ण फुफ्फुस वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम इनमें से कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1/10 पूर्ण फुफ्फुस वॉल्यूम, यानी 1/10 फुल प्लूरल वॉल्यूम। प्लूरल को यहाँ पे हम लंग्स भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया को जिसमें पसलियों और डायाफ्राम की पेशियां सिकुड़ती है और डायाफ्राम चपटा होकर वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देता है कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द रिब्स एंड डायाफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द डायाफ्राम फ्लैटेंस एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन है श्वसन, निःश्वसन, अंतः श्वसन या अपचयी क्रिया। तो आपको बताना है कि वो कौन सी क्रिया होती है जिसमें पसलियां और डायाफ्राम सिकुड़ते हैं और डायाफ्राम चपटा होकर जो वक्ष गुहा होती है, यानी जो थोरेसिक कैविटी होती है, इसका जो आयतन होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है, उसको इंक्रीज कर देता है। तो ये किस क्रिया में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतः श्वसन यानी इनहेलेशन। जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां और डायाफ्राम की पेशियां सिकुड़ती हैं और डायाफ्राम चपटा होकर वक्ष गुहा के आयतन को बड़ा कर देता है, यानी उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है ताकि हम सांस अंदर ले सकें। तो ये अंतः श्वसन की क्रिया होती है। नेक्स्ट, VO2 max के मापन की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ VO2 max? तो इसके ऑप्शन है मिली पर किलोग्राम पर मिनट, लीटर पर किलोग्राम पर मिनट, मिलीलीटर पर किलोग्राम पर घंटा, लीटर पर किलोग्राम पर घंटा। तो आपको बताना है VO2 max की यूनिट क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिली पर किलोग्राम पर मिनट। VO2 max की यूनिट मिलीलीटर पर किलोग्राम पर मिनट होती है। VO2 max होता क्या है ये मैं आपको आगे किसी क्वेश्चन में, जहाँ पे VO2 max से जुड़ा कुछ और पूछा जाएगा, वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट, व्यायाम के दौरान प्राणवायु आयतन कितना होता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज? तो इसके ऑप्शन है 500 ml पर मिनट, 1000 ml पर मिनट, 2000 ml पर मिनट या 3000 ml पर मिनट। तो व्यायाम के दौरान प्राणवायु आयतन कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3000 ml पर मिनट। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन का आयतन बढ़ जाता है, और वो कितना हो सकता है? तो वो हो सकता है 3000 ml पर मिनट। नेक्स्ट, साधारण वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डिनरी एयर? यानी नॉर्मल वायु में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? तो इसके ऑप्शन है 20%, 21%, 0.02% या 0.79%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21%। साधारण वायु में ऑक्सीजन का परसेंट 21% है। और CO2 की बात करें तो CO2 की मात्रा है 0.03%। नेक्स्ट, प्रकृति में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितने प्रतिशत है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द अर्थ? तो इसके ऑप्शन हैं 78%, 76%, 75% या 74%। तो प्रकृति में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो वो है 78%, यानी ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, नाइट्रोजन की मात्रा आपको पता चल गई। तो नाइट्रोजन है 78%। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ऑक्सीजन बता दी, वो है 21%, और CO2 0.03%। ये तीनों याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, सुन्नत की गई सांस में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रीथ कमिटेड? तो इसके ऑप्शन 11%, 21%, 31% या 41%। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हम, ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन ही सिर्फ लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में जो कुछ भी होता है, यानी हवा में जो भी गैसेस हैं, हम सारी सांस के द्वारा लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी ऐसे बनी होती है कि वो सिर्फ ऑक्सीजन का यूज करती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, 21%। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसमें 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब हम सांस लेते हैं तो वही रेशियो, क्योंकि सांस में हम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हवा को ही अंदर लेते हैं, तो उसमें जो परसेंटेज होता है वही हमारे अंदर भी जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन
बी 21% सही होगा। नेक्स्ट, हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित होती है। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ऑफ द हार्ट? तो इसके ऑप्शन है ताकत से, लचीलेपन से, सामान्य शारीरिक सहनशक्ति से, उपयुक्त सभी से। तो हृदय की रेस्पिरेटरी कैपेसिटी किससे संबंधित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। हृदय की श्वसन क्षमता स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और नॉर्मल फिजिकल इंडोरेंस, यहाँ स्टेमिना लिखा है, इसको आप इंडोरेंस लिख लीजिए, अब स्टेमिना नहीं कहते हैं सहन शक्ति को, अब उसको इंडोरेंस कहा जाता है। तो नॉर्मल फिजिकल इंडोरेंस इन सभी से संबंधित है। नेक्स्ट, प्राणवायु कौन है? हु इज प्राणवायु? तो इसके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो आपको बताना है प्राणवायु कौन सी है। तो इसका आंसर तो सबको सही पता होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही प्राणवायु के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट, खेल मैदान में एथलीट के हृदय की धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंड द रेट ऑफ द एथलीट हार्ट बीट ऑन द स्पोर्ट फील्ड? तो इसके ऑप्शन स्पायरोमीटर, रेडियो टेलीमेट्री, स्फिग्नोमेनोमीटर, इनमें से सभी। तो आपको बताना है खेल के मैदान में एथलीट की हृदय की धड़कन दर को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है, यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट ग्राउंड में हार्ट बीट मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेडियो टेलीमेट्री। रेडियो टेलीमेट्री फील्ड में यानी खेल के मैदान में एथलीट की हृदय की धड़कन की दर मापने के लिए यूज होता है। ये एक रेडियो टेलीमेट्री जो होता है वो जो कलाई की घड़ी होती है यानी वॉच होती है, उसके जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें चिप लगी होती है जो ग्राउंड में एथलीट की हार्ट बीट मेजर करती है। नेक्स्ट, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है। व्हाट इज द टोटल एयर कैपेसिटी ऑफ द लंग? तो इसके ऑप्शन है 2 से 3 लीटर, 6 से 8 लीटर, 4.5 से 5 लीटर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि फेफड़ों की वायु क्षमता कितनी होती है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है 4.5 से 5 लीटर। फेफड़ों की कुल क्षमता 4.5 से 5 लीटर होती है। वैसे देखा जाए तो फेफड़ों की कुल क्षमता 4 से 6 लीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 4 से 6 नहीं दिया है तो सबसे नियर अबाउट पीछे इसमें दिया है 4.5 से 5 लीटर, तो ये भी सही होगा। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? वेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज इन ब्लड? तो इसके ऑप्शन है लीवर में, आमाशय में, फेफड़ों में या किडनी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कहाँ पे प्योर होता है, यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकलती है और ऑक्सीजन उसमें कहाँ से आती है। तो ये जो काम होता है ये फेफड़ों में होता है, लंग्स में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लंग्स में ऑक्सीकृत होता है, यानी यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आता है और यहाँ प्योर ब्लड में वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल आती है और ऑक्सीजन उसमें चली जाती है। तो ये काम लंग्स में होता है। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी में कार्डियोवास्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होती है? विच प्लेयर हैज द हाईएस्ट कार्डियोवास्कुलर फिटनेस? तो इसके ऑप्शन है धावक, तैराक, जिम्नास्ट या मैराथन धावक। तो देखिए वैसे तो इन सभी में कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होती है, अच्छी खासी फिटनेस होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो किस में होगी? तो वो होगी मैराथन धावक में। इसका ऑप्शन डी सही होगा, मैराथन धावक। मैराथन धावक में कार्डियोवास्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? व्हाट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन? तो इसके ऑप्शन है नाक, हृदय, कंठ या फेफड़े। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फेफड़े। मुख्य श्वसन अंग है फेफड़े। ठीक है, बाकी सारे श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं उनका सीक्वेंस वाइज में आपको आगे एक क्वेश्चन है वहां पे मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, बोलने में श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीकिंग? तो इसके ऑप्शन है नेजल कैविटी, ट्रैकिया, लैरिंग्स या फेरिंग्स। तो बोलने में श्वसन क्रिया में यूज होने वाले भागों में से कौन सा भाग बोलने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैरिंग्स। बोलने में श्वसन क्रिया का लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र, हिंदी में इसको कहते हैं
ये पार्ट जिम्मेदार होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, सिद्धांत और व्यवहार में वक्ष का सही मापन लेना चाहिए। शुड द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द थोरिक्स बी टेकन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो इसके ऑप्शन है सामान्य श्वसन के अंत में, जोर से श्वास निष्कासन के बाद, सामान्य श्वसन के समय, सामान्य श्वसन की शुरुआत में। तो आपको बताना है कि वक्ष का यानी चेस्ट का सही मेजरमेंट कब लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य श्वसन के अंत में, एट द एंड ऑफ द नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब हम नॉर्मली श्वसन कर रहे होते हैं यानी इनहेल एक्सेल का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उसमें जब एक्सेल हो जाए यानी सामान्य श्वसन में जब हम सांस को छोड़ दें, उसके बाद चेस्ट का यानी वक्ष का मापन मेजरमेंट करना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, एक वयस्क व्यक्ति में ट्रैकिया की लंबाई लगभग होती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैकिया इन एन एडल्ट पर्सन। तो इसके ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। तो एक सामान्य एडल्ट में जो ट्रैकिया होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर। एक सामान्य व्यक्ति में ट्रैकिया की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। ट्रैकिया जो है वो सी शेप के छल्लों के जैसी होती है। आप गले पे देख भी सकते हैं, जिन जो का गला पतला होता है और लंबा होता है उन्हें ट्रैकिया दिखती भी है टच करने पे, सी शेप के छल्लों के जैसी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, जब सांस लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, तो सांस छोड़ने पर निकलने वाले वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। When inhaled, the amount of oxygen in the air is 21%, then the amount of oxygen in the air exhaled is। तो इसके ऑप्शन 16%, 20%, 10% या 25%। तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। तो जब हम एक्सेल करते हैं यानी जब हम बाहर निकालते हैं हवा को, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 16%। जब हम सांस लेने के बाद सांस को छोड़ते हैं यानी सांस बाहर निकालते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। ठीक है, 16%। अब मैं आपको पूरा एक चार्ट बना के भी इस चीज को समझा देता हूँ। देखिए कि अंदर लेने पे क्या परसेंटेज होता है और सांस को बाहर छोड़ने पे किस गैस का कितना परसेंटेज होता है। तो जब हम अंदर एयर लेते हैं यानी वायु जो लेते हैं जो अंदर जाती है, उसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 0.03% CO2 होती है। ठीक। अब बाहर की बात करें तो जब हम बाहर जो एयर छोड़ते हैं यानी जो एयर यानी वायु छोड़ते हैं, उसमें 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, वो एडिटिव रहती है। ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है, ये 16.4% होती है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो करीब 4% होती है। तो क्योंकि हमारी बॉडी में आपको पता ही है कि ऑक्सीजन प्राणवायु होती है, तो हमारी बॉडी सिर्फ जो हवा अंदर लिए उसमें से ऑक्सीजन का यूज करती है और बाकी की गैसें जैसे की जैसे वैसे निकाल देती है। तो ऑक्सीजन यूज किया तो ऑक्सीजन को उसने कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए, नाइट्रोजन जैसी गई थी 78%, वो उतनी ही वापस आ गई। ठीक। लेकिन ऑक्सीजन यूज हुई कितनी, लगभग 4 से 4.5%। तो वो कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखिए, ऑक्सीजन की मात्रा घट गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। हाउ मेनी टाइम्स डज अ हेल्दी एडल्ट ब्रीथ इन 1 मिनट। तो इसके ऑप्शन है 70 से 80 बार, 90 से 100 बार, 5 से 10 बार या 16 से 20 बार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 से 20 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 16 to 20 टाइम्स ब्रीथ करता है यानी सांस लेता है। नेक्स्ट, हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचता है। डज हाइपोक्सिया हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन। तो इसके ऑप्शन है मस्तिष्क सेल में, दिल में, फेफड़े में, टिश्यू में। तो जब किसी को हाइपोक्सिया की शिकायत होती है तो उसके में ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ पर कम पहुंचती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइपोक्सिया में टिश्यू में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। नेक्स्ट,
श्वसन नलिका के अंगों को सही क्रम में लिखें। राइट द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन द करेक्ट ऑर्डर। तो इसके ऑप्शन है नसिका, फेरिंक्स, लैरिंक्स, एल्वलाई, नसिका, लैरिंक्स, फेरिंक्स, एल्वलाई, फेरिंक्स, लैरिंक्स, एल्वलाई, नासिका, या नासिका, एल्वलाई, फेरिंक्स, लैरिंक्स। तो आपको बताना है श्वसन नलिका के अंगों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नसिका, फेरिंक्स, लैरिंक्स, एल्वलाई, नेजल, फेरिंक्स, लैरिंक्स, एल्वलाई। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अब मैं आपको श्वसन नलिका के सभी अंगों का सही क्रम लिख के बता देता हूं। तो देखिए ये है उसका सही क्रम, मैं यहाँ लिख रहा हूं ऊपर, आप इसको नोट डाउन करती चलिए। नासिका यानी नोज, इसके बाद आता है फेरिंक्स, इसके बाद आता है लैरिंक्स, इसके बाद आता है ट्रैकिया, इसके बाद आता है ब्रोंचीज, इसके बाद आता है ब्रोनलिस, इसके बाद आता है एल्वियोलाई, और उसके बाद ब्लड, उसके बाद सेल। तो श्वसन नलिका में जो ये अंगों का क्रम है ये इस तरीके से होता है। सबसे पहले नोज, फिर फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, फिर ब्रोंचीज, ब्रोंचीज से ब्रोंचियोलीज में कन्वर्ट होता है, और यहीं पे ये लंग्स होते हैं जिसके अंदर एल्वलाई होती है। ठीक, यहाँ एल्वलाई में जाता है, उसके बाद एल्वलाई से ब्लड में, ब्लड से सेल्स में। तो ये होते हैं श्वसन नलिका के अंगों का क्रम, और इतने अंग होते हैं। ये ब्रोंचियोलीज के बाद आप यहाँ पे लंग्स जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। दोनों साइड में लंग्स होते हैं, ब्रोंचीज दो पार्ट में डिवाइड होती है, उसके बाद वो दो तीन पार्टों में डिवाइड होती है, और जिसके अंदर एल्वलाइज होते हैं। नेक्स्ट, श्वसन केंद्र यहाँ स्थित होता है। वेयर इज द रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड। तो इसके ऑप्शन है मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, रीढ़ या मज्जिका। तो श्वसन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो जिन लोगों को भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे वहां नोट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मज्जिका। श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लिंगेटा, या हिंदी में कहें तो मज्जिका में स्थित होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब बढ़ते हैं आगे। हमारे फुफ्फुस का कुल औसत पृष्ठ विस्तार कितना होता है? व्हाट इज द एवरेज टोटल सरफेस लेंथ ऑफ आवर लंग्स? तो इसके ऑप्शन है 65 मीटर स्क्वायर, 72 मीटर स्क्वायर, 75 मीटर स्क्वायर, या 79 मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनका कुल औसत पृष्ठ विस्तार कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 75 मीटर स्क्वायर। हमारे फुफ्फुस का कुल औसत पृष्ठ विस्तार 75 स्क्वायर मीटर होता है। नेक्स्ट, वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर ले जाई जाती है। द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज टेकन इन एंड आउट ड्यूरिंग ईच रेस्पिरेशन। तो इसके ऑप्शन है फेफड़ों की कुल क्षमता, श्वसन क्रिया की दर, टाइडल वॉल्यूम, या श्वसन क्रिया लब्धि। तो वायु की वह मात्रा क्या कहलाती है जिसमें श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर ली जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाइडल वायु की क्षमता या टाइडल वॉल्यूम। वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर ले जाई जाती है उसे हम टाइडल वॉल्यूम या टाइडल एयर कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट, फेफड़ों की पालियों को द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है। द लोब्स ऑफ द लंग्स, व्हाट आर द डिफरेंट लोब्स डिवाइडेड बाय? तो इसके ऑप्शन है श्वसनी, फिस्कुला, कुपिका, या इनमें से कोई नहीं। तो फेफड़ों में जो पालियां होती हैं यानी जो लोब्स होते हैं वो किसके द्वारा डिवाइड होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्वसनी। फेफड़ों की पालियों में जो लोब्स होते हैं वो श्वसनी यानी ब्रोंचियोल्स के द्वारा डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट, प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को कहते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एयर टेकन इन पर मिनट? तो इसके ऑप्शन है श्वास मिनट आयतन, श्वसन क्षमता, या श्वसन। तो प्रति मिनट ली गई हवा की मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है श्वास मिनट आयतन, या ब्रीदिंग मिनट आयतन, या इसको कह सकते हैं रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। और जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है। नेक्स्ट, फेफड़ों में एल्वलाई की अनुमानित संख्या होती है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ एल्वलाई इन द लंग्स? तो इसके ऑप्शन है 700 मिलियन, 800 मिलियन, 900 मिलियन, या 1000 मिलियन। तो फेफड़ों में एल्वलाइज की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए 700 मिलियन या 700 मिलियन। फेफड़ों में एल्वुलाई की संख्या 700 मिलियन या 700 मिलियन होती है। नेक्स्ट, किसी दिए गए समय में समाप्त हो चुके CO2 के आयतन और खपत हुए O2 के आयतन का अनुपात कहलाता है। What is the ratio of the volume of CO2 lost to the volume of O2 consumed in given time? तो इसके ऑप्शन है अंतः प्रेरणादायी लब्धि, श्वसन लब्धि, महत्वपूर्ण क्षमता, कुल फुसफुस क्षमता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्वसन लब्धि। श्वसन लब्धि को इंग्लिश में कहते हैं, ये गेन नहीं, रेस्पिरेटरी कोशिएंट। ठीक है। किसी दिए गए समय में समाप्त हो चुके CO2 के आयतन और खपत हुए आयतन O2 के अनुपात को श्वसन लब्धि या रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट कहते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं RQ इज इक्वल टू CO2 एलिमिनेटेड और O2 कंज्यूम्ड। ठीक, ये जो होगा वो होगी श्वसन लब्धि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है? Which of the following is a type of cellular respiration that occurs in presence of oxygen? तो इसके ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, वायुजीवी श्वसन, नाइट्रोजनी श्वसन या श्वसन संबंधी अल्परक्तता। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सी क्रियाएं हम लोग करते हैं? तो उस समय हम लोग कौन सी क्रिया करते हैं? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग करते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो कौन सा सेलुलर रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायुजीवी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। नेक्स्ट, कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन कौन से रोगी के लिए कृत्रिम वायु संचालन और रक्त संचार स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू स्टेबलाइज द आर्टिफिशियल एयर सर्कुलेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन फॉर विच पेशेंट? तो आपको बताना है CPR किसके लिए यूज होता है। ठीक है, ये कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसको हम CPR कहते हैं। ठीक है, तो CPR किसके लिए यूज होता है? तो इसके ऑप्शन है श्वास नहीं ले पा रहे, असामान्य रूप से उच्च श्वसन, बेहोश या अचानक निम्न रक्तचाप होना। तो CPR किसको दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्वास नहीं ले पा रहे। जो सांस नहीं ले पाता है, कांट ब्रीथ, उसको CPR दिया जाता है। नेक्स्ट, श्वसन तंत्र एक किस्म की ट्यूब होती है जो बेलनाकार एवं इसे श्वास नली भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम देयर इज अ टाइप ऑफ ट्यूब विच इज सिलेंड्रिकल एंड इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग ट्यूब। तो आपको बताना है श्वसन तंत्र में वो कौन सा अंग है जो एक ट्यूब की तरह बेलनाकार होता है और उसको हिंदी में श्वास नली कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम श्वास नली कहते हैं और ये बेलनाकार होती है C शेप में। ठीक है, इस तरीके से इसके शेप्स होते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन कर्ज का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द ऑक्सीजन डेप्ट? ऑक्सीजन डेप्ट का नाम आपने सुना होगा। तो इसके ऑप्शन है B.A. जोसेफ, B.A. ग्रिल, A.B. हिल या A.B. वॉटसन। तो ऑक्सीजन डेप्ट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C, A.B. हिल। ऑक्सीजन डेप्ट का आविष्कार A.B. हिल ने किया था। नेक्स्ट, ऊतक ऑक्सीडेशन के दौरान रक्त में प्रवाहित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द ब्लड ड्यूरिंग टिश्यू ऑक्सीडेशन एज। तो इसके ऑप्शन है कार्बोनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऊतक ऑक्सीडेशन के दौरान रक्त में प्रवाहित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी होती है? तो वो होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीडेशन के टाइम पे जो रक्त प्रवाहित होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है उसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। नेक्स्ट, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की श्वास दर कितनी होती है? व्हाट इज द ब्रीदिंग रेट ऑफ ट्रेन्ड एथलीट? तो इसके ऑप्शन है 12 से 20 प्रति मिनट, 6 से 10 प्रति मिनट, 20 से 25 प्रति मिनट या 30 से 35 प्रति मिनट। तो एक प्रशिक्षित खिलाड़ी की ब्रीदिंग रेट कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 से 10 प्रति मिनट। जो एक प्रशिक्षित खिलाड़ी होता है उसकी श्वास दर 6 से 10 पर मिनट होती है, यानी वो 6 से 10 बार 1 मिनट में सांस लेता है। नेक्स्ट,
न्यूनतम श्वास प्रवास के बाद छोड़ी गई वायु की महत्तम मात्रा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल्ड आफ्टर मिनिमम एक्सहेलेशन? तो इसके ऑप्शन स्ट्रोक वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, मिनट वॉल्यूम। तो न्यूनतम प्रवास के बाद छोड़ी गई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टाइडल वॉल्यूम। प्रवास के बाद छोड़ी गई वायु की मात्रा टाइडल वॉल्यूम कहलाती है, या प्रवास के पहले जो ली गई मात्रा होती है वो टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। यानी अंतः श्वसन में ली गई और निःश्वसन में छोड़ी गई, ये अलग अलग जो मात्राएं होती है इनको ही हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के बिना सेलुलर ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलुलर एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन इज नोन एज। तो इसके ऑप्शन है अवयवी श्वसन, वायुजीवी श्वसन, नाइट्रोजनी श्वसन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ऑक्सीजन के बिना सेलुलर ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है? देखिए अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अवयवी श्वसन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो सेलुलर ऊर्जा उत्पादन होता है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद अब हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसको हम हिंदी में रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जानते हैं। इससे जुड़े हम वो सभी क्वेश्चंस करेंगे जो आपके हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब चलिए शुरू करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? तो देखिए मैंने आपको टिश्यूज पढ़ाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि कितने तरीके के टिश्यूज होते हैं, तो उसी से ये क्वेश्चन रिलेट करता है कि कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है निम्न में से। तो इसके ऑप्शन है हृदय पेशी, अरेखित पेशी, रक्त या प्लीहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रक्त यानी ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये मैंने आपको टिश्यू में भी बताया था। नेक्स्ट, हृदय के दाएं निलय से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है? विच आर्टरी इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट और टू द लंग्स? तो आपको बताना है कि जो हृदय का दायां निलय होता है यानी राइट वेंट्रिकल होता है, यहाँ से रक्त को शुद्ध करने के लिए कौन सी धमनी फेफड़ों तक यानी लंग्स तक लेके जाती है? तो इसके ऑप्शन है हेपेटिक धमनी, रीनल धमनी, कोरोनरी धमनी या पल्मोनरी धमनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी जो है वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है प्योरिफिकेशन के लिए। वैसे तो आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त ही बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है, इसी अकेली धमनी में सिर्फ अनप्योर या इम्प्योर या अशुद्ध रक्त बहता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, तो इसका आंसर है पल्मोनरी धमनी। ठीक है, बाकी सभी जितनी धमनियां हैं आपकी शरीर में उन सब में शुद्ध रक्त ही बहता है, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी धमनी ऐसी है जो अशुद्ध रक्त लेके जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हृदय गति को परिभाषित किया गया है। व्हाट इज द हार्ट रेट डिफाइंड? तो इसके ऑप्शन है 1 मिनट में दिल से रक्त पंप की मात्रा, प्रति मिनट सिस्टोलिक संकुचन की संख्या, प्रति मिनट डायस्टोलिक संकुचन की संख्या, प्रति मिनट दिल की संकुचन की संख्या। तो हृदय गति को इसमें से किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रति मिनट दिल के संकुचन की संख्या। 1 मिनट में दिल कितनी बार संकुचित होता है उसी को हम हृदय गति कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य की हृदय गति कितनी होती है? 72 बीट पर मिनट। नेक्स्ट, हृदय की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट? तो इसके ऑप्शन मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब मैंने आपको मस्कुलर सिस्टम पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको ये चीजें बताई भी थी, क्योंकि ये वहां पर भी आया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरिकार्डियम। हृदय की सबसे बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहते हैं और सबसे अंदर की परत को एंडोकार्डियम और मिडिल वाली को मायोकार्डियम। इसी को हम हार्ट मसल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमाने में किस खनिज पदार्थ के आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आयन ऑफ विच मिनरल सब्सटेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? तो इसके ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या पोटेशियम। देखिए आपको पता ही है कि विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है वो खनिज कौन सा है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम आयन। Ca++
कार्डियल मायोपैथी का संबंध किससे है? व्हाट इज कार्डियल मायोपैथी रिलेटेड टू? तो इसके ऑप्शन है कार्डिक एंट्रोपी, एज ए नोड, परकुंजी ऑफ हिंज या कार्डिक हाइपरट्रोफी। देखिए कार्डियल मायोपैथी का संबंध यहाँ पे आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पे मायोपैथी शब्द यूज हुआ है, यानी ये कोई बीमारी ही हो सकती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मसल में मायोपैथी शब्द सुना था, मसल्स की बीमारी होती है, तो ऐसे ही कार्डियल मायोपैथी हृदय की मांसपेशियों की बीमारी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्डिक एंट्रोपी। कार्डिक एंट्रोपी को हम कार्डियल मायोपैथी कहते हैं। कार्डियल एंट्रोपी यानी कार्डियल मायोपैथी इस बीमारी के कारण जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाती, जिससे कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड सही से नहीं पहुंचता। नेक्स्ट, WBC का मुख्य कार्य है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ WBC? तो इसके ऑप्शन है परिवहन पदार्थ, मृत कोशिकाओं को हटाना, रक्त प्रशिक्षण बढ़ाए, जीवाणु के खिलाफ लड़ाई। तो आपको बताना है WBC का मेन कार्य क्या है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं। ठीक है, तो इनका मेन कार्य क्या है? तो इनका मेन कार्य है ऑप्शन डी, द फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, जीवाणुओं के खिलाफ लड़ाई। WBC जो है वो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती हैं, बाहरी बैक्टीरिया से हमें बचाती हैं। WBC का जो जीवन काल है वो 2 से 5 दिन का होता है और इनका निर्माण हमारी बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है। इज इट हेल्पिंग इन ब्लड क्लॉटिंग? तो इसके ऑप्शन है प्लाज्मा, लाल रुधिर अणु, श्वेत रुधिर अणु, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ब्लड का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्पफुल है? देखिए विटामिन के हो गया, कैल्शियम आयन हो गया। अब ब्लड की बात आती है कि ब्लड में वो कौन सा होता है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इनको हम प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है। हाउ मेनी व्हाइट ब्लड सेल डज अ हेल्दी पर्सन हैव? तो इसके ऑप्शन है 1000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर, 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर, 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि एक स्वस्थ पर्सन में व्हाइट ब्लड सेल की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6000 टू 10,000 प्रति घन मिलीमीटर, यानी 6000 टू 10,000 पर क्यूबिक mm। प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में 6 से 10,000 व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और इनका जीवन काल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 से 5 दिन। और इनका उत्पादन बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट, थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? व्हाट इज थ्रोम्बोसाइट्स? तो इसके ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। अभी मैंने 2 वीडियो पहले ही बताया आपको कि थ्रोम्बोसाइट्स हम किसको कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहा जाता है। जब हम घायल हो जाते हैं या कहीं पे हमें चोट लगती है जहां ब्लड बहता है, वहां पे प्लेटलेट्स उस ब्लड को बहने से रोकने में मदद करती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। और अगर आपको अभी तक हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो उनको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। नेक्स्ट, इसकी खराबी के कारण फुफ्फुस शोफ की स्थिति प्रकट हो जाती है। विच मेलफंक्शन कॉजेज द कंडीशन ऑफ प्लूरल एडिमा? तो इसके ऑप्शन बायां हृदय, दायां हृदय, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसकी खराबी के कारण प्लूरल एडिमा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बायां हृदय। लेफ्ट हार्ट में जब कोई खराबी आती है तो इसकी वजह से हमें प्लूरल एडिमा हो सकता है। प्लूरल एडिमा जो होती है इसको हम कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा के नाम से जानते हैं और ये बाएं हृदय में खराबी के कारण होता है। नेक्स्ट, प्रचुर मात्रा में रक्तस्राव के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द टर्म यूज एविडेंट ब्लीडिंग? तो इसके ऑप्शन है प्रीफ्यूजन, हैमरेज, हाइपोफ्यूजन या हाइपोप्रीफ्यूजन। तो जब बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो जाता है तो हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर है हैमरेज। जब बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो जाता है तो हैमरेज शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के अंतर को कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर? तो इसके ऑप्शन है रक्त दाब, नाड़ी दाब, परासनी दाब या डायस्टोलिक दाब। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के अंतर को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक
और डायस्टोलिक दबाव के अंतर को हम नाड़ी दबाव या पल्स प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट, एंटीजन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण उत्पादन होता है। एंटीजन इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट कॉज द प्रोडक्शन ऑफ, तो इसके ऑप्शन है हार्मोन, एंटीबॉडी, न्यूरोट्रांसमीटर, पेप्टाइड्स। तो एंटीजन के कारण किसका उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंटीबॉडी। एंटीजन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण एंटीबॉडीज का उत्पादन होता है। एंटीबॉडीज को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ये एक प्रोटीन होती है। नेक्स्ट, साइनोएंट्रियल नोड स्थित होता है। वेयर इज साइनोएंट्रियल नोड लोकेटेड? तो इसके ऑप्शन है दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, दायां निलय में या बाएं निलय में। तो साइनोएंट्रियल नोड, जिसको हम ऐसे नोड के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दाएं आलिंद में। साइनोएंट्रियल नोड यानी ऐसे नोड दाएं आलिंद में होता है। जब साइनोएंट्रियल नोड में कोई खराबी आ जाती है तभी हम पेज मेकर का यूज करते हैं, क्योंकि साइनोएंट्रियल नोड जो है यही हमारे हार्ट को विद्युत आवेग प्रदान करता है जिससे हार्ट पंप कर सकता है। नेक्स्ट, रक्त एक ऊतक के रूप में जाना जाता है जिसमें अंतर घोषित पदार्थ है। ब्लड इज नोन एज अ टिश्यू दैट हैज डिफरेंट डिक्लेरेट सब्सटेंस। तो इसके ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट्स, प्लाज्मा, श्वेत कोशिका या तरल। देखिए, रक्त एक ऊतक है, मैंने आपको पहले बता दिया। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये किस तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तरल। ब्लड एक लिक्विड ऊतक है जिसका अंतर घोषित पदार्थ तरल होता है, यानी ये कनेक्टिव टिश्यू तो है लेकिन ये लिक्विड है। और देखिए, आपको पता ही है कि थ्रोम्बोसाइट्स हम प्लेटलेट्स को कहते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये नाम आपने सुने होंगे, लेकिन ये नाम याद रख लीजिए, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो मैं इसीलिए सारे नाम एक साथ नहीं बता रहा हूँ। थ्रोम्बोसाइट्स आपको याद हो गया होगा, प्लेटलेट्स को कहते हैं। तो अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ल्यूकोसाइट्स हम व्हाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं। नेक्स्ट, उच्च रक्त शर्करा का स्तर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाई ब्लड शुगर लेवल इज इट कंट्रोल्ड बाई? तो इसके ऑप्शन है ग्लूकोज, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या एडिलिन। तो उच्च रक्त शर्करा यानी हाई ब्लड शुगर को किससे कंट्रोल करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंसुलिन। अभी मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाया, उसमें भी ये आया था कि हाई ब्लड शुगर किससे कंट्रोल होता है, तो ये होता है इंसुलिन से। इंसुलिन का स्राव पेंक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल्स से होता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट, कार्डिक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकालता है। व्हाट इज अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड बाय द कार्डिक आउटपुट वेंट्रिकल? तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है, यानी कितने रक्त को बाहर निकालने के बाद हम उसको कार्डिक आउटपुट कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है एक बार में, एक मिनट में, एक संकुचन में या एक सेकंड में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक मिनट में वेंट्रिकल द्वारा जितना रक्त बाहर निकलता है, जितने रक्त की मात्रा बाहर निकलती है, उसे हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम से पूछे गए हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट, एक मनुष्य के दिल में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन अ ह्यूमन हार्ट? तो इसके ऑप्शन है 2, 4, 3 या 6। तो एक मनुष्य के कक्ष में यानी हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होते हैं जिनको हम आर्ट्रियम कहते हैं, और 2 निलय होते हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं। 2 आलिंद में एक बायां आलिंद, एक दायां आलिंद यानी एक लेफ्ट आर्ट्रियम और एक राइट आर्ट्रियम, और सेम ऐसा ही निलय में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। इस तरीके से हमारी बॉडी में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन होता है। व्हाट इज द लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स? तो इसके ऑप्शन है 135 डेज, 120 डेज, 140 डेज या 160 डेज। तो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी जो होती हैं, इनका जीवन काल कितना होता है, यानी इनका लाइफ स्पैन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 120 डेज। रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन 100 टू 120 डेज होता है, और इनका उत्पादन भी अस्थि मज्जा यानी इंग्लिश में कहें तो बोन मैरो में होता है। हमारी बोन के अंदर जो खोखला हिस्सा होता है, जो लंबी बोन्स होती हैं, बड़ी बोन्स होती हैं, जैसे हमारी ह्यूमरस और
रेडियला या फीमर, टिबिया, फिबुला, इनके अंदर इनका जो अंदर का पोल का हिस्सा होता है उसके अंदर बोन मैरो होता है जो येलो कलर का भरा होता है, वहां पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, सामान्य मानव में सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक रक्तचाप है। व्हाट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज एन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो इसके ऑप्शन है 110 to 80 mmHg, 120 to 80 mmHg, 130 to 90 mmHg या 140 to 90 mmHg। तो आपको बताना है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 120 to 80 mmHg। मानव शरीर में जो उसका सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 और डायस्टोलिक 80 mmHg होता है, या Hg हम पारे को कहते हैं। ये इसकी यूनिट है। ये आपने सुना भी होगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है। नेक्स्ट, हृदय के दाहिने नीले में रक्त बहता है। डज ब्लड फ्लो टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। तो इसके ऑप्शन है निम्न महाशिरा, बाह्य आलिंद, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा। तो हृदय के दाहिने नीले में रक्त कहाँ से बहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पल्मोनरी आर्टरी। हृदय के दाएं नीले से रक्त पल्मोनरी आर्टरी में बहता है। अभी मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और क्योंकि दाएं नीले में अशुद्ध रक्त होता है तो दाएं नीले से पल्मोनरी आर्टरी में रक्त जाता है और पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स तक लेकर जाती है। नेक्स्ट, AB रक्त समूह कहा जाता है। व्हाट इज AB ब्लड ग्रुप कॉल्ड? तो इसके ऑप्शन है सार्वभौमिक ग्राही, सार्वभौमिक दाता, प्रतिबंधित समूह या तब समूह। तो AB ब्लड ग्रुप को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सार्वभौमिक ग्राही, यानी यूनिवर्सल रिसीवर। AB ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रिसीवर या सार्वभौमिक ग्राही के नाम से जानते हैं। और यहीं पे सार्वभौमिक दाता का नाम भी आया है, तो मैं बता दूं तो सार्वभौमिक दाता के नाम से हम O ब्लड ग्रुप को जानते हैं। देखिए 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O। तो O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है और AB जो है वो यूनिवर्सल रिसिप्टर है। नेक्स्ट, अत्यधिक रक्त हानि से कौन सी चिकित्सीय विकसित होगी? व्हाट मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम एक्सेसिव ब्लड लॉस? तो इसके ऑप्शन आघात, हाइपोग्लाइसेमिया, तीव्रग्राहिता या हाइपोथर्मिस। तो जब बहुत ज्यादा रक्त बह जाता है तो उससे क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आघात या हैमरेज या फिर शॉक। जब बहुत रक्त बह जाता है तो इससे आघात, हैमरेज या शॉक होता है। नेक्स्ट, कौन सी धमनी हृदय का रक्त आपूर्ति वहन करती है? विच आर्टरी कैरीज द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट? तो इसके ऑप्शन है कैरोटिड धमनी, कोरोनरी धमनी, फुफ्फुस धमनी या रेडियल धमनी। तो वो कौन सी धमनी है, यानी वो कौन सी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जो हृदय को रक्त की आपूर्ति करती है। देखिए हमारे हृदय में बहुत सारी मसल्स होती है, उनको भी ब्लड की जरूरत होती है, तो उनको ब्लड कौन पहुंचाता है? तो उनको ब्लड पहुंचाता है कोरोनरी आर्टरी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, किसी प्रकार के रक्त प्रवाह को रोकने में शामिल मुख्य क्रिया बताएं। स्टेट द मेन एक्शन इन्वॉल्व इन स्टॉपिंग एनी टाइप ऑफ ब्लड फ्लो। तो किसी प्रकार का रक्त प्रवाह, यानी जब हम कट जाते हैं तो जिससे ब्लड बहने लगता है, तो उसको रोकने के लिए जो मुख्य क्रिया हम करते हैं वो क्या है? तो इसके ऑप्शन है उन्नयन, ठंडा करना, साफ करना या दाब। तो जब हम कट जाते हैं, हमको चोट लगती है और खून बहने लगता है, तो उसको रोकने के लिए जो मुख्य क्रिया है वो है दाब, प्रेशर। हम उस जगह पे प्रेशर बनाते हैं ताकि खून का बहना रुक सके, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, खिलाड़ी का हृदय क्या है? व्हाट इज द हार्ट ऑफ प्लेयर? तो इसके ऑप्शन है यह हृदय की असाधारण स्थिति है, या रोगात्मक स्थिति है, यह सामान्य स्थिति है जो जैविक नियम का पालन करती है, या हाइपरट्रॉपिक स्थिति है। तो खिलाड़ी का हृदय क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह सामान्य स्थिति है जो जैविक नियमों का पालन करती है। दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन दैट ओबेज द बायोलॉजिकल लॉ। जो खिलाड़ी का हृदय होता है वो हाइपोट्रॉपिक कंडीशन में होता है। यहाँ पे हाइपरट्रॉपिक है, हाइपोट्रॉपिक नहीं है। तो बहुत लोग शायद डी बोलने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। क्योंकि खिलाड़ी का जो हृदय होता है, जो ट्रेंड एथलीट्स होते हैं या जो ट्रेंड खिलाड़ी होते हैं, उनका हृदय जो होता है वो हाइपोट्रॉपिक स्थिति में होता है। अगर
नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट 72 टू 75 बीट पर मिनट है, तो जो ट्रेंड एथलीट होते हैं उनकी हार्ट बीट 40 टू 45 बीट पर मिनट तक होती है। नेक्स्ट, खून का तरल भाग होता है। व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड? तो इसके ऑप्शन है प्लाज्मा, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, सेरम या उपयुक्त सभी। तो खून का तरल भाग क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लाज्मा। खून का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 8% प्रोटीन, 0.9% सॉल्ट यानी नमक और 0.1% पोषक तत्व होते हैं और 1% अन्य तत्व होते हैं। नेक्स्ट, खून विऑक्सीजनित होता है। ब्लड इज डीऑक्सीनेटेड। तो इसके ऑप्शन है आर्टरी से, आर्ट्रियोल से, कैपिलरी से या उपरोक्त सभी से। तो ब्लड जो है वो डीऑक्सीनेट कहाँ पे होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैपिलरीज में। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैपिलरीज में होता है क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो है यानी CO2 का जो आदान प्रदान है वो कैपिलरीज के माध्यम से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनने में अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? विच प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो इसके ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, पैनोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनिजिन या उपयुक्त सभी। तो रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार होती है? देखिए, विटामिन बता चुका हूं मैं आपको, ब्लड का कौन सा पार्ट होता है, अब यहाँ पे प्रोटीन की बात आ रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइब्रोनोजिन। रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए फाइब्रोनोजिन नाम का प्रोटीन सहायक होता है। नेक्स्ट, किस रक्त कोशिका में केंद्रिका नहीं होती? विच ब्लड सेल्स डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस? तो इसके ऑप्शन है सफेद रक्त कण, लाल रक्त कण, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। देखिए, थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स दोनों लिखा है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कणों में केंद्रिका नहीं होती। नेक्स्ट, हृदय की क्रियाओं का केंद्र स्थित है। वेयर इज द सेंटर ऑफ हार्ट एक्टिविटी? तो इसके ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क में, पॉन्स में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में या सेरिब्लम में। तो हृदय की क्रियाएं जो होती हैं उसका सेंटर कहाँ पे होता है, मतलब वो कहाँ से कंट्रोल होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। हृदय की जितनी क्रियाएं हैं उनका सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। और आपको पता ही होगा, याद भी होगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही श्वसन तंत्र को यानी श्वसन का कंट्रोल सेंटर भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी होता है और हृदय का भी यहीं पर होता है, यानी फेफड़े और हृदय दोनों का कंट्रोल सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त में सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन ब्लड? तो इसके ऑप्शन है इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट। तो मानव रक्त में सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रोफिल। इनमें से सबसे ज्यादा परसेंट न्यूट्रोफिल का होता है। न्यूट्रोफिल जो है ये WBC की कणिकाओं में से एक है और इनको जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये पर्पल यानी बैंगनी कलर की दिखाई देती है और इनकी मात्रा जो है ये WBC में 50 टू 60% तक होती है। नेक्स्ट, व्यायाम के दौरान शरीर के कुल रक्त वितरण कितना होता है? व्हाट इज द टोटल ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन इन द ब्लड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज? तो इसके ऑप्शन है 5800 ml पर मिनट, 10,000 ml पर मिनट, 15,000 ml पर मिनट या 25,000 ml पर मिनट। जब हम व्यायाम करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन यानी ब्लड फ्लो या ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25,000 ml पर मिनट। जब हम व्यायाम करते हैं तो उस समय हमारा कार्डिक आउटपुट जिसको हृदय निकास कहते हैं वो 25,000 ml पर मिनट तक हो जाता है, या इसको हम 25 लीटर पर मिनट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, रक्त क्या है? व्हाट इज ब्लड? तो इसके ऑप्शन है ऊतक, द्रव ऊतक, रक्त प्लेटलेट्स या विशेष ऊतक। तो रक्त क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसका सही आंसर है द्रव ऊतक। रक्त जो है ऊतक तो है लेकिन ये द्रव ऊतक है क्योंकि इसमें जो ऊतक होते हैं वो तरल भाग में होते हैं, इसीलिए इसको द्रव ऊतक कहते हैं। और ये कौन सा ऊतक होता है? तो ये है संयोजी ऊतक जो फ्लूइड के रूप में होता है, इसीलिए इसको द्रव ऊतक भी कहते हैं।
कुछ लोगों को ऑप्शन ए सही लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्लड टिश्यू की जगह उन्होंने फ्लूइड टिश्यू दे रखा है, इसीलिए हम यहाँ पे फ्लूइड टिश्यू या द्रव ऊतक ऑप्शन ले रहे हैं। अगर द्रव ऊतक ना दिया होता तो हम यहाँ इसको ऊतक ही कहते हैं। ठीक है, ये संयोजी ऊतक होते हैं और ये तरल होते हैं। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणों का जीवन काल होता है। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स? तो इसके ऑप्शन है 2 से 5 दिन, 3 से 5 दिन, 2 से 6 दिन या 2 से 8 दिन। तो हो सकता है आपको लगे कि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 से 5 दिन। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। कुछ बुक्स में आपको ये 13 से 20 दिन भी लिखा मिल सकता है, 3 से 8 दिन भी लिखा मिल सकता है, लेकिन आयोग ने जब भी इसको पूछा है तो उसमें 2 से 5 दिन ही इसका आंसर माना है। तो इसका आंसर मोस्टली ऑप्शन पर भी डिपेंड कर सकता है, तो इसलिए इसमें आपकी डिफरेंट राय हो सकती है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये यूपी टीजीटी, यूके एसएससी, एलटी और इसके अलावा एलटी ग्रेड इसमें भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज? तो इसके ऑप्शन है यकृत, हृदय, वक्र या सभी। तो मानव शरीर का सबसे जो व्यस्त अंग है वो है ऑप्शन बी, हृदय, हार्ट। हार्ट जो है ये 24 आवर्स बिना रुके काम करता रहता है, इसलिए ये सबसे बिजिएस्ट अंग या सबसे व्यस्त अंग है। अगर ये 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो हमारा जीवन वहीं पर खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए सबसे बिजिएस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हार्ट है। नेक्स्ट, श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका है। विच इज द लार्जेस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स? तो इसके ऑप्शन है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। तो रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोनोसाइट। मोनोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका होती है। इसका साइज 15 से 30 माइक्रोमीटर तक होता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन है। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? तो इसके ऑप्शन है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है या वसा है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है ये एक प्रोटीन है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से चीजें थोड़ा डिले हो रही है। कुछ दिन में ही सब कुछ फिर से पहले की जैसे हो जाएगा और जो भी हमारा पीछे छूटा है वो सब हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। तो इसीलिए आप लोग चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन संबंधित है? विच विटामिन एसोसिएटेड विद ब्लड क्लॉटिंग? तो इसके ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी। देखिए, रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन है ये हम बता भी चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म वाले वीडियोस में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन के। रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। विटामिन के को हम केमिकल लैंग्वेज में नेफ्थोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है या केमिकल नेम है, इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, रक्त के प्लाज्मा में जल होता है। डज ब्लड प्लाज्मा कंटेन वाटर? तो इसके ऑप्शन 90%, 60%, 99% या 50%। अभी मैंने पिछले ही वीडियो में आपको प्लाज्मा में क्या क्या होता है सब बताया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 90%। रक्त के प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। नेक्स्ट, रक्त की अशुद्धियां किस भाग में जाकर छन जाती हैं? इन विच पार्ट ऑफ द ब्लड आर द इम्प्योरिटीज फिल्टर? तो इसके ऑप्शन है फेफड़ों में, हृदय में, वक्र में या यकृत में। तो रक्त की अशुद्धियां कौन छानता है, यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो इसको बहुत लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वक्र में, या फिर इसको इंग्लिश में हम किडनी कहते हैं। रक्त की अशुद्धियां किडनी में फिल्टर होती हैं। जो किडनी होती है इसकी संरचना के बारे में बता दें, इसमें 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं पर किडनी। 2 किडनी होती है, लेफ्ट और राइट, दोनों किडनी में 10-10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट, एक स्वस्थ हृदय का भार होता है। व्हाट इज द वेट ऑफ हेल्दी हार्ट? तो इसके ऑप्शन 150 ग्राम, 200 ग्राम, 240 ग्राम या 300 ग्राम। तो एक स्वस्थ हृदय का भार कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 300 ग्राम। एक स्वस्थ हृदय का भार 250 से 320 ग्राम तक होता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, ग्रुप ए वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जाता है? विच
ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए। तो इसके ऑप्शन है बी ग्रुप, ए एंड ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप या बी एंड ओ ग्रुप। तो ए रक्त वाले व्यक्ति को अगर ब्लड की जरूरत है तो उसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए एंड ओ ग्रुप। देखिए, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो ए तो दिया ही जा सकता है, और ओ को हमने बताया है कि इसको हम सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, तो ओ भी उसको दिया जा सकता है। देखिए, अगर यहाँ पे हम ऐसे देखें, कितने बी, ए बी और ओ, इनको ब्लड की जरूरत है, यानी ये रिसिप्टर है, ठीक है। ए वाले को कौन कौन ब्लड दे सकता है? ए वाले को ए और ओ वाला दे सकता है। बी वाले को कौन कौन दे सकता है? बी वाले को बी और ओ वाला दे सकता है। ए बी को, तो ए बी को ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है और ओ वाला भी दे सकता है। और ओ की बात करें तो ओ को सिर्फ ओ वाला ही दे सकता है। तो ये हो गया डोनर और ये हो गया रिसिप्टर्स। ये चार्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं सिंपल वे में, जिससे आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण की मात्रा शरीर के रुधिराणु का कितना प्रतिशत होती है? द अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडी ब्लड सेल्स? तो इसके ऑप्शन 80%, 90%, 88% या 99%। तो जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, उसमें लाल रक्त कण कितने होते हैं, मतलब जितने भी कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनमें से आरबीसी कितनी होती है, यानी वो कितना परसेंट होती है टोटल सेल्स का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हमारे ब्लड में जितनी भी ब्लड सेल्स पाई जाती हैं उसमें सबसे ज्यादा 99% आरबीसी होती हैं। नेक्स्ट, सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत या यकृत को प्राप्त होता है? अंडर नॉर्मल सर्कमटेंस व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड कमिंग फ्रॉम द हार्ट रीचेज टू लिवर? तो आपको बताना है कि सामान्य स्थिति में जो हृदय से रक्त बाहर निकलता है उसमें से कितना यकृत को प्राप्त होता है, यानी लीवर को प्राप्त होता है। तो इसके ऑप्शन 28%, 24%, 15% या 14%। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 28%। हृदय से जो रक्त प्रवाहित होता है सामान्य स्थिति में, उसका 28% यकृत को जाता है, यानी लीवर को जाता है, 15% मसल्स में जाता है, 24% किडनी में, 14% ब्रेन में और 19% ब्लड जो है वो बॉडी के अदर पार्ट्स में जाता है। नेक्स्ट, रक्तअल्पता एवं रक्तगत अव्यवस्था का कारण होता है। व्हाट कॉज ऑफ एनीमिया एंड ब्लड डिसऑर्डर? तो इसके ऑप्शन है थायमिन की कमी, राइबोफ्लेविन की कमी, विटामिन डी की कमी या विटामिन B12 की कमी। तो एनीमिया हमको किसकी वजह से होता है, एनीमिया या ब्लड डिसऑर्डर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 की कमी से हमको एनीमिया और ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबाल एमीन। तो देखिए, इसमें एमीन आया ना, कहीं से आप गेस भी कर सकते हैं, एनीमिया। नेक्स्ट, शरीर में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। व्हाट डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी? तो अगर हमारे शरीर में लौह तत्व यानी आयरन की कमी हो जाती है तो इससे हमको कौन सा रोग हो सकता है? तो इसके ऑप्शन है जिंजिविटिस, एनीमिया, ग्लूकोमा या हेमरेज। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो इससे हमको एनीमिया या रक्त अल्पता हो सकता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट पाए जाते हैं। वेयर आर एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट फाउंड? तो इसके ऑप्शन है त्वचा में, रक्त में, बाल में या नाखून में। तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं रक्त में। इसमें मैंने दो के नाम तो आपको बताए हैं। थ्रोम्बोसाइट्स हम प्लेटलेट्स को कहते हैं, ल्यूकोसाइट हम WBC को कहते हैं, और यहाँ पे आप तीसरा भी जान लीजिए, एरिथ्रोसाइट्स हम RBC को कहते हैं। इस तरीके से मैंने आपको तीनों के नाम बता दिए हैं, ये याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के भाग का नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी? इसके ऑप्शन है लेफ्ट आर्टियल, लेफ्ट वेंट्रिकल, पेरिकार्डियम या एरोटा। तो पूरे शरीर में रक्त को हृदय का कौन सा भाग पंप करता है? देखिए, मैंने आपको बताया है कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं,
राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बॉडी में ब्लड पंप कहाँ से होता है ये पूछा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्ट वेंट्रिकल। बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ही हमारी एरोटा, जिसको हम महाधमनी कहते हैं, ये अटैच होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब संकुचित होता है तो इससे ब्लड एरोटा में जाता है और पूरी बॉडी में वहीं से सप्लाई होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगले क्वेश्चन से पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप हमें हमारी सोशल मीडिया लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51, श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम है। व्हाट इज अनदर नेम फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स? तो इसके ऑप्शन थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट या एरिथ्रोब्लास्ट। तो देखिए, मैं आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों के ही साइंटिफिक नेम बता चुका हूं। तो इसका सही आंसर जिन लोगों को भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या अपना कॉपी पर लेकर बैठे होंगे उस पर भी नोट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कणिकाओं को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? तो इसके ऑप्शन है हार्ट मसल के द्वारा, पल्स प्रेशर के द्वारा, धमनियों के सिकुड़न के द्वारा या उपयुक्त सभी। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो कहाँ का माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हार्ट मसल के द्वारा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर निलयी प्रकुंचन के द्वारा हृदय के बाएं निलय से संकुचन के रक्त के महाधमनी के धकेलने की क्रिया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाती है। देखिए, जो हमारा बायां निलय है जहां से एरोटा जो है वो लगी रहती है, तो एरोटा में ब्लड को फ्लो कराने के लिए जो प्रेशर बायां निलय द्वारा लगाया जाता है उसी को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये 120 mmHg नॉर्मली होता है। नेक्स्ट, वेंट्रिकल के प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा कहलाती है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड फ्रॉम द वेंट्रिकल पर मिनट? तो इसके ऑप्शन है कार्डिक साइकिल, कार्डिक आउटपुट, कार्डिक वॉल्यूम या हार्ट वॉल्यूम। तो वेंट्रिकल से जो 1 मिनट में ब्लड बाहर निकलता है, यानी जो बायां निलय है हमारा, उसी से तो ब्लड बाहर निकलता है, तो उससे जितना ब्लड बाहर निकलता है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्डिक आउटपुट। बाएं निलय से जितना भी ब्लड बाहर की ओर निकलता है जो एरोटा में जाता है पूरे 1 मिनट में, उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट, रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन है। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल इज। तो इसके ऑप्शन है ग्लूकागॉन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या नॉरमेप्रिनेफ्रिन। तो आपको बताना है कि रक्त शर्करा को बढ़ाने के लिए, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने के लिए या बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन पैंक्रियास से निकलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन जो कि पैंक्रियास की अल्फा सेल्स से निकलता है, जो कि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया भी है। ये जो है ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने के लिए निकलता है। जब इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज लेवल का कम हो जाता है, तो उसको फिर से नॉर्मल करने के लिए ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है। और ये हार्मोन जो है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन को हेल्प करता है। नेक्स्ट, हृदय के निर्गत का सामान्य मान क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द हार्ट? तो इसके ऑप्शन है 5.04 लीटर पर मिनट, 5.50 लीटर पर मिनट, 6.0 लीटर पर मिनट या 4.5 लीटर पर मिनट। तो आपको बताना है कि हृदय के निर्गत यानी जो हार्ट आउटपुट होता है, यानी कार्डिक आउटपुट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? तो आपको पता ही है कि हमारी हार्ट बीट 72 बीट होती है पर मिनट, और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 70 ml होता है जो एक बार में ब्लड पंप होता है। तो 70 इंटू 72 इज इक्वल टू ml, यानी 5.04 लीटर पर मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.04 लीटर पर मिनट। एक स्ट्रोक में यानी एक बीट में 70 ml ब्लड है जो हमारे बाएं निलय से एरोटा में जाता है। तो हमारा दिल 72 बार धड़कता है, तो 72 इंटू 70 इक्वल टू 5040 यानी 5.04 लीटर। नेक्स्ट, शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरीज इन द बॉडी? तो इसके ऑप्शन है हृदय में रक्त ले आना, पेशियों से रक्त ले जाना,
हृदय से रक्त ले जाना, नस से रक्त ले जाना। तो धमनियों का यानी आर्टरीज का क्या कार्य होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हृदय से रक्त ले जाना। आर्टरीज जो होती है उनका काम हार्ट से रक्त को बाहर ले जाना होता है। एरोटा जो है वो एक धमनी ही है जो हृदय से पंप के बाद साफ रक्त बाहर ले जाती है और सारी बॉडीज तक पहुंचाती है। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? तो इसके ऑप्शन है बी, ए, ओ या ए बी। ये आपको पता होगा, मैंने पहले ही बताया है एक चार्ट बना के पिछले वीडियो में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओ। ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट, एनीमिया का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एनीमिया? तो इसके ऑप्शन है रक्त कोशिकाओं की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, प्राणवायु की कमी या खनिजों की कमी। तो एनीमिया जो है वो आपको पता ही है कि ब्लड की वजह से होता है, ब्लड की कमी की वजह से। रक्त अल्पता भी कहते हैं इसको हिंदी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन की कमी। जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी हो जाती है, तो हमें रक्त अल्पता या एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट, धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लड फाउंड इन द आर्टरीज? तो जो धमनियां होती है आर्टरीज, उसमें जो ब्लड होता है उसका कलर क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है हरा, पीला, लाल या नीला। तो धमनी के अंदर जो कलर होता है उसका रंग होता है लाल, रेड। धमनियों में लाल रंग का ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट, रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है? विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ यूरिया इन द ब्लड? तो इसके ऑप्शन है गुर्दे, यकृत, हृदय या पित्ताशय। तो रक्त में यूरिया की वृद्धि अगर हो जाए तो मतलब हमारा कौन सा बॉडी पार्ट खराब हो रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किडनी। किडनी जहां ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है तो हमारे ब्लड में यूरिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वक्र एक उत्सर्जन अंग है जो यूरिया को बाहर करता है। नेक्स्ट, रक्त का कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? तो इसके ऑप्शन है ऑक्सीजन की आपूर्ति, वृद्धि कारकों को ले जाना, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इनमें से दोनों। रक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति भी करता है। ब्लड जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। वो कैसे करता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है और वो ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। और वृद्धि कारकों को ले जाना, जितने भी कैरिंग ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो भी ब्लड के थ्रू ही हमारे अंगों तक पहुंचते हैं। कैरिंग ग्रोथ फैक्टर मतलब जितने भी पोषण तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो भी ब्लड के थ्रू ही हमारे बाकी ऑर्गन्स तक जाते हैं। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? विच एलिमेंट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन रेड ब्लड सेल्स? तो इसके ऑप्शन प्लेटलेट, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजिन या हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। अभी मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये आरबीसी का मुख्य पार्ट है। आरबीसी का कलर रेड हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि ये आयरन से बना होता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इसके ऑप्शन है अस्थि में, सघन स्तर पर, हृदय पेशी या अस्थि मज्जा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा। रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स दोनों का ही निर्माण बोन मैरो में होता है। जब हम छोटे होते हैं, यानी जब हमारी हड्डियां बनी नहीं होती हैं, यानी भ्रूण अवस्था में, तो उस टाइम पर जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हैं उनका निर्माण जो है वो प्लीहा और यकृत में होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी हड्डियां डेवलप होती हैं, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त से हृदय लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है। एन आर्टरी दैट कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो इसके ऑप्शन है हृदय धमनी, फुफ्फुस धमनी, उच्च महाशिरा या लक्षिका नलियां। तो आपको बताना है वो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हृदय से अशुद्ध रक्त ले जाकर फेफड़ों तक पहुंचाती है, और फेफड़ों से पल्मोनरी वेन्स यानी
यानी फुसफुस सिरा, ये वहां से प्योर ब्लड लेकर हार्ट तक वापस लाती है। यही एक ऐसी इकलौती धमनी है हमारी बॉडी में जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, और ये इकलौती ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड बहता है। अदरवाइज धमनियों में हमेशा प्योर ब्लड आपको मिलेगा और वेन्स में आपको इम्प्योर, लेकिन पल्मोनरी में इसका जस्ट उल्टा होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक हीमोग्लोबिन? तो इसके ऑप्शन पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा या आयोडीन। अभी मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन किससे बनता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोहा। हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है, इसी की वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है। नेक्स्ट, कौन सा ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? विच वर्क एज अ ब्लड बैंक? तो इसके ऑप्शन है पित्ताशय, यकृत, हृदय या प्लीहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लीहा। प्लीहा या स्प्लीन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है। प्लीहा में डब्ल्यूबीसी का उत्पादन भी होता है और इसको आरबीसी का आत्मदाह ग्रह भी या आरबीसी का विनाश भी यहीं पे होता है। कह सकते हैं आरबीसी का कब गाह ये प्लीहा ही होता है। नेक्स्ट, हृदय के किस भाग से एरोटा जुड़ा होता है? टू विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज एरोटा अटैच? तो इसके ऑप्शन दाहिने वेंट्रिकल, बाएं वेंट्रिकल, दाहिने ऑरिकल या बाएं ऑरिकल। तो हृदय के किस पार्ट से एरोटा जुड़ा होता है? तो इसका सही आंसर है बाएं वेंट्रिकल यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा यानी महाधमनी जिसको हम कहते हैं ये जुड़ी होती है, जो ब्लड को हार्ट से बाहर सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप के समय हृदय के किस भाग को कठिन कार्य करना पड़ता है? विच पार्ट ऑफ द हार्ट हैज टू वर्क हार्डर ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर? तो इसके ऑप्शन है बाया वेंट्रिकल, दाया वेंट्रिकल, दाया आर्ट्रियम या बाया आर्ट्रियम। तो जब हमें हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हृदय के किस भाग को बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ से ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है, हाई ब्लड प्रेशर के टाइम पे इसको कठिन कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस से आयु को प्रतिस्थापित कर अधिकतम हार्ट रेट की गणना की जाती है? बाय सब्स्टिट्यूटिंग एज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम हार्ट रेट कैलकुलेटेड? तो इसके ऑप्शन है 200, 210, 220 या 230। तो आपको बताना है किससे हम एज माइनस करके अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 220। जैसे मान लीजिए, लेट एज्यूम कि आपकी एज 30 है, तो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होगा? तो आपको क्या करना है, 220 माइनस आपकी एज, तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट 190 हो सकता है। मतलब आपकी हार्ट बीट 190 तक, हार्ट रेट 190 तक जा सकता है। इस तरीके से हम मैक्सिमम हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, निलय से आने वाले प्रति मिनट रक्त की मात्रा को कहते हैं द अमाउंट ऑफ ब्लड कमिंग आउट ऑफ द वेंट्रिकल पर मिनट इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन है हृदय चक्र, हृदय आउटपुट, हृदय आयतन या निलय आयतन। तो निलय से प्रति मिनट जो बाहर रक्त निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? सेम इसी तरीके का दूसरी तरीके से पूछा गया क्वेश्चन शुरुआत में भी आ चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हार्ट आउटपुट या कार्डिक आउटपुट। निलय से 1 मिनट में जितना ब्लड बाहर आता है उसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। और ये किस निलय से बाहर आता है? तो ये आता है बाएं निलय से, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में जितना ब्लड 1 मिनट में पंप होता है वही हमारा कार्डिक आउटपुट या हार्ट आउटपुट होता है। और ये कितना होता है? तो ये नॉर्मली 5.04 लीटर पर मिनट होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71। कार्डियोवास्कुलर बीमारी किससे संबंधित है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज रिलेटेड टू व्हाट? तो इसके ऑप्शन है आंतरिक कोमल अंगों से संबंधित, श्वसन तंत्र से संबंधित, उच्च रक्तचाप से संबंधित बीमारी, हृदय एवं धमनियों से संबंधित बीमारी। तो कार्डियोवास्कुलर जो बीमारियां होती हैं वो किससे संबंधित हैं? तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हृदय एवं धमनियों से संबंधित। देखिए यहाँ पे कार्डियो शब्द यूज किया गया है और कार्डियो शब्द किससे संबंधित होता है? तो कार्डियो शब्द हृदय से संबंधित होता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, हृदय एवं धमनियों से संबंधित। वो डिजीज जो हार्ट और आर्टरीज से रिलेटेड होती हैं उनको हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट, 1 मिलीलीटर रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 1 लीटर
1 मिलीलीटर रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 1 मिलीलीटर ऑफ ब्लड? तो इसके ऑप्शन है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख। तो 1 मिलीलीटर रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 लाख। 1 मिलीलीटर ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या 3 लाख होती है। अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। यानी 1 ml ब्लड में 1.5 लाख प्लेटलेट से 4.5 लाख प्लेटलेट हो सकती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 3 लाख माना गया है। ठीक है, एवरेज 3 लाख होती है, लेकिन अगर रेंज की बात करें तो हम 1.5 से 4.5 लाख तक की प्लेटलेट्स 1 ml ब्लड में हो सकती हैं। नेक्स्ट, किस अंग में रक्त ऑक्सीजन रहित होता है? इन विच ऑर्गन इज द ब्लड डीऑक्सीजनेटेड? तो इसके ऑप्शन है मांसपेशी, नाड़ियों, फेफड़ों या दिल में। तो ऑक्सीजन रहित रक्त कहाँ पर होता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, दिल में। ऑक्सीजन रहित यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में होता है। और हार्ट में कहाँ पे होता है? तो ये हार्ट के दाएं भाग में। अब वो दाएं भाग कौन कौन से हैं? तो दायां आलिंद और दायां निलय। इसमें जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर होता है। ठीक है, राइट आर्ट्रियम या राइट वेंट्रिकल, इन दोनों में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट, लोहे से क्या निर्मित किया जाता है जिसे हम आहार से प्राप्त करते हैं? What is made from the iron that we got from the diet? तो हम डाइट से जो लोहा प्राप्त करते हैं उससे हमारी बॉडी में क्या डेवलप होता है? तो इसके ऑप्शन है रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन, बोन मैरो या प्रोटोप्लाज्म। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। आपको मैंने बताया था हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन से बनता है पिछले वीडियो में। हीमोग्लोबिन का मेन तत्व जो है वो आयरन होता है, और आयरन की वजह से ही आरबीसी का कलर जो है वो रेड होता है। क्यों? क्योंकि जब आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपको पता है कि वो लाल हो जाता है, इसलिए आरबीसी का कलर रेड भी होता है। तो लोहे से हीमोग्लोबिन निर्मित होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, रक्त में होने वाले हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बंध का प्रतिशत कितना होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बाउंड विद ऑक्सीजन? तो इसके ऑप्शन 90.8%, 92.5%, 95%, 98.5%। तो जो ऑक्सीजन होती है हमारे ब्लड में वो लगभग कितनी जो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड बनाती है, नहीं उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, वो कितना परसेंट होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 98.5%। 98.5% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाती है। नेक्स्ट, रक्त संचयन का सही क्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? इसके ऑप्शन है हृदय, धमनी, धमनिका या केशिका। धमनी, हृदय, धमनिका या केशिका। हृदय, धमनिका, धमनी या केशिका। हृदय, केशिका, धमनिका या धमनी। तो ब्लड सर्कुलेशन का सही क्रम क्या है, ये यहाँ पे पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हृदय, धमनी, धमनिका, केशिका। हार्ट से हृदय धमनी में जाता है, धमनी से हृदय धमनिकाओं, और धमनिकाओं से केशिकाओं में, और उसके बाद वापस वेन्स के थ्रू फिर से हार्ट में। तो इसका सही क्रम क्या हो गया? इसका सही क्रम हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हृदय की तीक्ष्णता क्षमता है। व्हाट इज द एंड्योरेंस कैपेसिटी ऑफ हार्ट? तो इसके ऑप्शन है पूरे शरीर का तीक्ष्णता यानी पूरे शरीर की एंड्योरेंस, क्षमता, वायुजीवी सामर्थ्य, इनमें से कोई नहीं। तो हृदय की तीक्ष्णता क्षमता यानी हृदय की कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वायुजीवी सामर्थ्य। एरोबिक एंड्योरेंस जो होता है इसको हम कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस कहते हैं। ये हमारे हृदय की तीक्ष्णता क्षमता या कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट, हृदय की अतिवृद्धि क्या है? व्हाट इज कार्डिक हाइपरट्रॉपी? तो इसके ऑप्शन हृदय की आकार में परिवर्तन, प्रशिक्षण की वजह से हृदय का आकार बढ़ता है, निलय भित्ति में सामान्य चौड़ाई, या व्यायामी हृदय है। तो हृदय की अतिवृद्धि यानी हाइपरट्रॉपी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निलय भित्ति में सामान्य चौड़ाई, नॉर्मल विड्थ ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो जो हृदय की अतिवृद्धि है वो हमारे निलय की जो भित्तियां होती है यानी वेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं उनमें उनकी जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है, तो उसी को हम हृदय की अतिवृद्धि या कार्डिक हाइपरट्रॉपी कहते हैं। नेक्स्ट, एक पूर्ण हृदय स्पंदन जिसमें एक पट और एक अनुस्थीलन होता है
की अवधि होती है। अ फुल हार्ट रिदम कंसिस्ट ऑफ सेप्टम एंड द डायलिसिस इट इज हैपनिंग। ये सेप्टम नहीं है, सिस्टोल होगा, ठीक है। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल जो होता है उसमें कितना समय लगता है इसकी अवधि बतानी है। यानी आपको बताना है कि जो एक बीट होती है उसकी टाइमिंग क्या होती है, एक हार्ट बीट की टाइम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0.8 सेकेंड। एक पूर्ण हृदय स्पंदन या कह सकते हैं हम एक हार्ट बीट जो होती है उसकी टाइम 0.8 सेकेंड होती है। और हार्ट बीट की आवाज क्या होती है, तो हार्ट बीट की आवाज होती है लबडब, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त में सर्वाधिक ऑक्सीजन वहन किया जाता है। मोस्ट ऑक्सीजन इज कैरीड इन द ब्लड। इसके ऑप्शन प्लाज्मा के घोल में, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ संयुक्त, हीमोग्लोबिन के साथ रासायनिक रूप से संयुक्त, आरबीसी के घोल में। अभी मैंने बताया कि कितनी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर लेती है, तो 98.5%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन वहन करता है, तो वो हीमोग्लोबिन वहन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 98.5% ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेती है रिएक्ट करके, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मानव हृदय है, इज इट द ह्यूमन हार्ट। तो इसके ऑप्शन है एंजाइम बनाने का कारखाना, पंप करने वाला एक बड़ा अंग, प्रेरणा का स्रोत, एक ऊर्जा भंडारण। तो मानव हृदय क्या है, यानी ह्यूमन हार्ट क्या होता है, तो इसका काम क्या है, तो पंप करने वाला एक बड़ा अंग। मानव हार्ट जो है यानी ह्यूमन हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है जो पंप करता है किसको, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने वाला एक अंग है। नेक्स्ट, हृदय गति का रुकना किन रोगियों में आम है। हार्ट फेलियर इज कॉमन इन विच पेशेंट। तो इसके ऑप्शन है निम्न रक्तचाप वाले रोगियों में, रक्त अल्पता वाले रोगियों में, सामान्य रक्तचाप वाले रोगियों में, उच्च रक्तचाप वाले रोगियों में। तो हृदय गति का रुकना किन रोगियों में आम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उच्च रक्तचाप वाले रोगियों में। जिसको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है यानी हाई बीपी जिनका होता है, उनकी हार्ट बीट रुकने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, यानी उनको हृदयघात यानी हार्ट फेलियर बहुत जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट, रक्त कैंसर किसके रूप में जाना जाता है। ब्लड कैंसर इज नोन एज। तो इसके ऑप्शन है हिमोलाइसिस, ल्यूकीमिया, हिमोफीलिया या थ्रोम्बोसिस। तो रक्त कैंसर क्या होता है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं ल्यूकीमिया के नाम से। ऑप्शन डी, रक्त कैंसर को हम ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति की संहति का लगभग 99% भाग 6 तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन डॉट डॉट से बना होता है। अबाउट 99% ऑफ ईच पर्सन टॉलरेंस इज मेड ऑफ द 6 एलिमेंट कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज इट मेड ऑफ। तो आपको बताना है वो 6 तत्व कौन है जिनसे 99% भाग व्यक्ति के अंदर बना होता है। तो इसके ऑप्शन नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फर, ताम्र, नाइट्रोजन, आयोडीन, फास्फोरस, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 99% भाग 6 तत्वों से बना होता है। 3 आपको दिए हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 3 आपको बताने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ठीक। तो 6 तत्व कौन कौन से हो गए, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। इन 6 तत्वों से मिलकर व्यक्ति की संहति बनी होती है। और इसमें किसका कितना परसेंट होता है, तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन जो होती है वो 65% होती है, ठीक। कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, फास्फोरस 1% और कैल्शियम 1.5% होता है। इसके अलावा और भी तत्व होते हैं जिसमें पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। ये 6 ऐसे तत्व हैं जिनकी क्वांटिटी 1% से ज्यादा होती है। नेक्स्ट, बाएं एंट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच वॉल्व होता है। बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज देयर अ वॉल्व। तो आपको बताना है बाएं एंट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होता है। तो इसके ऑप्शन है ट्राइकस्पिड, एरोटिक, पल्मोनरी या मिट्रल। तो बाएं एंट्रियम की बात की है यानी लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसके बीच होता है मिट्रल वॉल्व, यानी ऑप्शन डी सही होगा। मिट्रल वॉल्व को हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। ये बाएं आर्ट्रियम और
बाएं वेंट्रिकल यानी लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है। नेक्स्ट, एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा को कहते हैं द अमाउंट ऑफ ब्लड थ्रोन आउट बाय द हार्ट इन वन बीट इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन है टाइडल वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड डेंसिटी, कार्डिक इवैक्यूएशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बीट में हृदय द्वारा जितना रक्त बाहर निकलता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं और इसकी सामान्य मात्रा होती है 70 ml पर बीट। ठीक है, यानी 70 ml ब्लड जो है नॉर्मली एक बीट में बाहर निकलता है। नेक्स्ट, हृदय का निचला प्रकोष्ठ कहलाता है द लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन निलय, आलिंद, निलय एवं आलिंद दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हृदय का जो निचला प्रकोष्ठ होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निलय। वेंट्रिकल, जो हृदय का निचला प्रकोष्ठ होता है, ये जो नीचे के दोनों हिस्से होते हैं, इस एक को हम बायां निलय और एक को हम दायां निलय कहते हैं और ऊपर वालों को हम आलिंद कहते हैं। नेक्स्ट, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है व्हाट इज द मेन ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिसंचरण तंत्र हम पढ़ ही रहे हैं जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। इसका मुख्य अंग आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है यकृत, फेफड़े, हृदय या वक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हृदय। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन अंग है हृदय। ठीक है, और फेफड़ा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन अंग है। नेक्स्ट, व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इफेक्ट डज एक्सरसाइज हैव ऑन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके ऑप्शन स्ट्रोक के आयतन में वृद्धि, हृदय के आकार में वृद्धि, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी, उपरोक्त सभी। तो व्यायाम यानी एक्सरसाइज का हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्ट्रोक के आयतन में वृद्धि होती है। जो नॉर्मली स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा 70 ml होता है, व्यायाम करने से वो बढ़ जाता है। हृदय के आकार में वृद्धि होती है। जो हार्ट की मसल्स होती हैं इनका साइज बढ़ जाता है, हार्ट यानी और मजबूत हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भी कमी हो जाती है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, हृदय में कितने वॉल्व पाए जाते हैं? हाउ मेनी वॉल्व्स आर देयर इन द हार्ट। तो इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है वैसे ये क्वेश्चन मैंने अभी तक कराया नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए रखा ताकि मैं आपको सारे वॉल्व के नाम और उनकी लोकेशन भी बता दूं एक ही बार में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4। हार्ट में 4 वॉल्व पाए जाते हैं। देखिए 4 वॉल्व होते हैं जिसमें पहला है आपका त्रिकप्सिड, जिसको हम ट्राई कप्सिड वॉल्व भी कहते हैं। ठीक, ये कहाँ होता है? तो ये दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में होता है। ठीक है, यानी राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच। ठीक, दूसरा होता है हमारा, अभी दाहिने साइड की बात कर रहे हैं हम, पल्मोनरी वॉल्व। ये जो है ये दाएं निलय से जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है फेफड़े में, उसके बीच होता है, यानी ये दाएं निलय से फेफड़े के बीच जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी के बीच होता है। ठीक है, तीसरा है तुम्हारा बाइकस्पिड वॉल्व। अभी मैंने बताया ये बाएं आलिंद और निलय के बीच होता है, यानी लेफ्ट ए एंड बी, यानी आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर। और चौथा वॉल्व है आपका एरोटिक वॉल्व। ये जो हमारी एरोटा होती है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में होता है। ठीक है, ये 4 वॉल्व होते हैं, इन चारों के नाम याद कर लीजिएगा आप। इसमें जो पल्मोनरी और एरोटिक वॉल्व होते हैं इनको हम सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये जो 2 वॉल्व हैं इनको हम कहते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि आर्टियो और वेंट्रिकुलर के बीच में होते हैं ये वॉल्व। आप और इनकी लोकेशन जरूर याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन में इसलिए बता दिया कि वरना इससे 4-5 क्वेश्चन बनते, तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि एक ही क्वेश्चन में सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपका टाइम भी बचेगा और हमको क्वेश्चन भी कम कराने पड़ेंगे। तो ये नोट कर लीजिएगा, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, लेकिन मैंने जो बोला है उससे आप सही समझ सकते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इतना ही। तो इस क्वेश्चन के साथ एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इस पार्ट में इतना ही। बाकी के बची सिस्टम्स हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।
अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।